कभी आपने सिर्फ एक वीडियो देखने के लिए टिकटॉक खोला हो और जब सर उठाया हो तो 1 घंटा गुजर चुका हो। अब जरा सोचिए, अगर ये सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि दुनिया के बिलियंस लोगों के साथ हो रहा हो। शायद जकार्ता में बैठा हुआ कोई ईमो टीनएजर, या न्यूयॉर्क में कोई म्यूजिशियन, या फिर लाहौर या दिल्ली में अपनी दुकान संभालता हुआ कोई बिजनेस ऑनर। कल्चर, जबान, लाइफस्टाइल सब मुख्तलिफ, लेकिन फिर भी सब एक ही प्लेटफॉर्म पे चिपके हुए हैं। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, इसे प्लानिंग के साथ डिजाइन किया गया था। इसके पीछे ना ही कोई सेलिब्रिटी फाउंडर था, ना ही कोई सिलिकॉन वैली का बिलियनियर, बल्कि चाइना का एक खामोश सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो सालों पहले समझ गया था कि इंटरनेट अब हमेशा के लिए बदलने वाला है, उस वक्त जब दुनिया का अक्सर हिस्सा इस खबर से बेखबर था। उसकी कंपनी ने आगे चलकर टिकटॉक बनाया, कंटेंट कंज्यूम करने का तरीका ही बदल दिया और टेक्नोलॉजी की दुनिया के बड़े प्लेयर्स को चैलेंज कर दिया, और इतना पावरफुल बन गया कि दुनिया भर की गवर्नमेंट ने उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और ये है ByteDance की कहानी। और इस सब की शुरुआत हुई थी एक पेपर नैपकिन पे बने हुए एक सिंपल से स्केच से। आखिर क्या चाहिए होता है इंटरनेट इस्तेमाल करने का तरीका बिलियंस लोगों के लिए बदलने के लिए। हाय गाइस, मैं हूं आपका फेवरेट दोस्त ज़िया अब्बासी, और आज हम बात करने वाले हैं ByteDance की शानदार जर्नी की। वो कंपनी जिसने टिकटॉक, कैपकट और दुनिया की सबसे एडवांस रिकमेंडेशन एल्गोरिथम में से कुछ क्रिएट किए। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक और टेक सक्सेस स्टोरी की नहीं है। ये कहानी है इंसानी बिहेवियर की, अटेंशन की, और लोगों को इतनी गहराई से समझने के लिए कि कभी कभी एक मशीन भी प्रेडिक्ट कर सकती है कि आप अगली वीडियो क्या देखना पसंद करेंगे, उससे पहले कि आप कुछ जान पाए। क्योंकि आज की डिजिटल इकोनॉमी में सबसे कीमती चीज ना ही ऑयल, ना ही गोल्ड और ना ही सिर्फ डाटा, सबसे वैल्यूएबल चीज है आपकी अटेंशन। और दुनिया की सिर्फ चंद ही कंपनीज हैं जो इस अटेंशन को ByteDance जितनी इफेक्टिवनेस के साथ कैप्चर कर पाई हैं। तो सवाल ये है कि बीजिंग की एक स्टार्टअप कंपनी कैसे दुनिया की इन्फ्लुएंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज में शामिल हो गई। तो इसका जवाब जानने के लिए चलिए चलते हैं बिल्कुल शुरुआत की तरफ। वो लड़का जिसने मुस्तकबिल सबसे पहले देख लिया। चाइना के सबसे इन्फ्लुएंशियल एंटरप्रेन्योर्स में शामिल होने से काफी पहले जांग ईमिंग सिर्फ एक क्यूरियस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था जो फुजियन प्रोविंस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। वो उन लोगों में नहीं था जो हर वक्त लाइमलाइट में रहना पसंद करते हैं। ना ही वो मोटिवेशनल स्पीचेस देता था, ना ही वो मशहूर होने के ख्वाब देखता था। अगर उसके क्लासमेट से पूछा जाए तो वो ये कहेंगे कि जांग बातें कम और प्रॉब्लम सॉल्व ज़्यादा करता था। ग्रेजुएशन के बाद उसने कई स्टार्टअप्स पे काम किया। हर कंपनी ने उसको कुछ ना कुछ सिखाया। कुछ बिजनेस प्रॉफिट कमा ही नहीं पाए और कुछ बिजनेस मैनेजमेंट इश्यूज का शिकार हो गए। और जब उसका एक बिजनेस आखिरकार सक्सेसफुल हो गया तो उसने चैन से बैठने का नहीं सोचा। अक्सर लोग सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जांग के दिमाग में उस टाइम एक अलग ही सवाल चल रहा था। आखिर एक ऐसी कौन सी चीज बदल रही है जिसे सब लोग इग्नोर कर रहे हैं। और लगभग 2010 के आसपास उसे इसका जवाब मिल गया। इंटरनेट अपनी हिस्ट्री के सबसे बड़े चेंज में से एक चेंज से गुजर रहा था। लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर से दूर हो रहे थे और स्मार्टफोन की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। बहुत सी कंपनीज के लिए स्मार्टफोन एक छोटा सा कंप्यूटर था, लेकिन जांग को इसमें कुछ और ही नजर आ रहा था। उसका ये मानना था कि स्मार्टफोन सिर्फ ये नहीं बदलेंगे कि लोग इंफॉर्मेशन कहाँ कंज्यूम करते हैं, बल्कि ये भी बदल देंगे इसके लोग इंफॉर्मेशन ढूंढते कैसे हैं। ये एक सोच आगे चलकर उसकी पूरी कंपनी की बुनियाद बन गई। लेकिन सिर्फ आइडिया होना काफी नहीं होता, बल्कि उसे $1 बिलियन कंपनी बनाने के लिए जांग को जरूरत एक ऐसे शख्स की जो इसकी बात पे यकीन करने के लिए तैयार हो। एक नैपकिन जिसने इंटरनेट बदल दिया। 29 जनवरी 2012 इनका एक छोटा सा कॉफी शॉप। टेबल के एक तरफ बैठे थे जांग ईमिंग और दूसरी तरफ इन्वेस्टर वांग चोंग। अक्सर फाउंडर्स इन्वेस्टर्स के पास पॉलिश प्रेजेंटेशन, स्लाइड्स, फैंसी चार्ट के साथ जाते हैं, लेकिन जांग कुछ और ही अपने साथ लाया था। एक सादा सा पेपर नैपकिन। उस नैपकिन पे स्केच बनाते हुए उसने एक ऐसी प्रॉब्लम एक्सप्लेन की जो उस वक्त बहुत कम लोग देख पा रहे थे। सालों से इंटरनेट सिर्फ एक ही तरीके पे काम कर रहा था, चाहे आप गूगल यूज करें, याहू, बायदू या कोई भी सर्च इंजन, प्रोसेस हमेशा एक ही होता था। जब भी मुझे कोई सवाल होता और मैं उसे सर्च करता, इंटरनेट मुझे उसका जवाब दे देता। लेकिन जांग सोच रहा था अगर ये पूरा मॉडल ही पुराना हो जाए, लोगों को इन्फॉर्मेशन ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े, इन्फॉर्मेशन उन तक खुद पहुंच जाए, तो सोचिए अगर आप फोन खोलते ही वो वीडियो, वो आर्टिकल, वो स्टोरीज आपको नजर आए जो आपको पसंद आने के चांसेस बहुत ज्यादा हों और आपको एक वर्ड भी टाइप करने की जरूरत ना पड़े। आज ये बात बहुत नॉर्मल लगती है, लेकिन उस वक्त ये आइडिया लगभग नामुमकिन महसूस होता था। मगर वांग चोंग को इस आइडिया में कुछ खास नजर आया। उसने जांग पे ट्रस्ट किया और इन्वेस्ट कर दिया, और कुछ ही अरसे बाद जांग ने एक ऐप लॉन्च कर दी, जिनरी थोथियाओ, जिसका मतलब था टुडेज हेडलाइन।
जाहिर में बस ये एक न्यूज़ ऐप लगती थी, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी काम कर रही थी जो उस वक्त टाइम से काफ़ी ज़्यादा आगे थी। एक रिकमेंडेशन एल्गोरिदम। उसे ये नहीं बताया जाता था कि इसे क्या दिखाना है, वो खुद सीखता था और रोज़ बरोज़ स्मार्ट होता चला जाता था। उस वक्त शायद किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वो इंटरनेट के एक नए दौर का आगाज़ देख रहे हैं। उसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। वो मशीन जो इंसानों को समझ गई। शुरुआत पे लगभग किसी को इस आइडिया पे यकीन नहीं था। ट्रेडिशनल मीडिया कंपनीज भी इससे गैर वाकई करार दे रही थी और इन्वेस्टर भी कंफ्यूज थे। उनका सवाल था, क्या एल्गोरिदम वाकई मिलियंस लोगों की पसंद को समझ सकता है? आखिर न्यूज़ एडिटर्स सालों का एक्सपीरियंस लेकर ये डिसाइड करते हैं कि फ्रंट पेज पे कौन सी स्टोरी होनी चाहिए, तो एक सॉफ्टवेयर कैसे इंसानी फैसलों की जगह ले सकता है। लेकिन जंग का मकसद एडिटर को रिप्लेस करना नहीं था, उसका मकसद रीडर को समझना था। ऐप के अंदर एक छोटी सी एक्टिविटी एक नया क्लू बन जाती थी। कोई आर्टिकल कितनी देर तक पढ़ गया, कौन सी हेडलाइन ने स्क्रॉलिंग रुकवाई, और कौन सी ऐसी स्टोरीज थी जो लोग सुबह उठ के रोज देखते थे, और कौन सी ऐसी स्टोरीज थी जो बिना देखे लोग स्वाइप कर देते थे। लेकिन जब अकेले देखा जाए तो ये सिग्नल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जब रोजाना बिलियन सिग्नल्स कलेक्ट हो तो धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आने लगता है। और फिर एल्गोरिदम लोगों की पसंद को उनसे बेहतर समझने लगा। ऐसे लगने लगा कि ऐप को पहले ही पता है कि आप क्या देखना चाहेंगे। अब यूजर सिर्फ ऐप खास चीज सर्च करने के लिए यूज नहीं करते थे, बल्कि वो इसलिए यूज करते थे कि एल्गोरिदम उनके लिए आज क्या चीज नई लेके आए। और यहाँ से सब कुछ बदल गया। सालों तक लोग कंटेंट को सर्च करते रहे और अब कंटेंट लोगों को ढूंढ रहा था। ये इंटरनेट को देखने का बिल्कुल नया तरीका था, और जो लोग इस एक्सपीरियंस के आदी हो गए वहां से वापसी बहुत मुश्किल थी। जरा इमेजिन कीजिए, अगर नेटफ्लिक्स आपको हर दफा सिर्फ एक ही मूवी दिखाए और दूसरी मूवी देखने के लिए आपको मैनुअली सर्च करना पड़े, और यूट्यूब खोलते ही हर चीज ब्लैक नजर आए और जब तक आप सर्च ना करें कुछ भी प्ले ना हो। आज ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन कुछ साल पहले इंटरनेट वाकई कुछ ऐसा ही था। रिकमेंडेशन एल्गोरिदम ने इतनी खामोशी से हमारी एक्सपेक्टेशन बदल दी कि हमें खुद इसका एहसास ही नहीं हुआ। और बाइटडांस उन कंपनीज में से थी जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि ये आइडिया कितना पावरफुल हो सकता है। लेकिन जब एल्गोरिदम हर गुजरते दिन के साथ मजीद इंटेलिजेंट हो रहा था, तो एक और चैलेंजेस का इंतजार कर रहा था। इस बार मसला टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि चाइना की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी का। 2010 के आसपास चाइना का इंटरनेट पहले ही बहुत बड़े प्लेयर्स के कब्जे में था। उस कंपनी का नाम था टेंसेंट। लेकिन टेंसेंट सिर्फ एक टेक कंपनी नहीं थी, वो लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। दोस्त से बात करनी हो, पेमेंट करनी हो, गेम्स खेलनी हो, फैमिली से कनेक्टेड रहना हो, ज्यादातर चांसेस यही थे कि लोग टेंसेंट के किसी ना किसी सर्विसेज को यूज कर रहे थे। वीचैट या क्यूक्यू जैसे प्लेटफॉर्म ने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया था कि उसको चैलेंज करना नामुमकिन था। स्टार्टअप के लिए सिर्फ एक ही रूल था, टेंसेंट से पंगा मत लो, बल्कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसमें उसकी दिलचस्पी ना हो। लेकिन जांग यीमिंग की सोच बिल्कुल अलग थी। उसका मकसद एक और सोशल मीडिया ऐप बनाना नहीं था, और ना ही वो कोई मैसेजिंग ऐप को कॉपी करना चाहता था। उसका मानना था कि इंटरनेट की अगली जंग रिलेशनशिप पर नहीं, बल्कि अटेंशन पर लड़ी जाएगी। टेंसेंट लोगों को लोगों से कनेक्ट करता था और बाइटडांस लोगों को कंटेंट से कनेक्ट करना चाहता था। सुनने में कोई ज्यादा फर्क नहीं लगता, लेकिन इसने पूरा बिजनेस मॉडल ही बदल दिया। टेंसेंट पूछता था तुम्हारे दोस्त कौन है, बाइटडांस पूछता था तुम्हें कौन सी चीज देखते रहना पसंद है। जितने ज्यादा लोग प्लेटफॉर्म यूज करते एल्गोरिदम उन्हें उतना बेहतर समझता चला जाता। एल्गोरिदम जितना स्मार्ट होता उतना ही फोन को नीचे रखना मुश्किल हो जाता। हर रिकमेंडेशन न्यू रिकमेंडेशन को बेहतर बना देता, हर स्वाइप सिस्टम को कुछ नया सिखा देता। सिर्फ कुछ ही सालों में बाइटडांस सिर्फ सर्वाइव करने वाली स्टार्टअप में नहीं रहा, बल्कि चाइना की सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली टेक कंपनीज में शामिल हो गया। लेकिन जांग यीमिंग अब रुकने वाला नहीं था। उसका सबसे बड़ा रिस्क अभी बाकी था। ना ही कोई एक न्यूज ऐप, ना ही कोई नया रिकमेंडेशन इंजन, बल्कि एक ऐसी प्रोडक्ट जो उस वक्त लोग टीनएजर की डांस वीडियो ऐप समझकर इग्नोर कर रहे थे। और यही सोच मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक साबित होने वाली थी। 2016 तक स्मार्टफोन दुनिया को काफी हद तक बदल चुके थे। लोग सिर्फ आर्टिकल्स नहीं पढ़ रहे थे, वो वीडियोस देख रहे थे, और बहुत ज्यादा देख रहे थे। उस वक्त भी ज्यादातर टेक कंपनी शॉर्ट वीडियोस को साइड फीचर समझती थी। उनका ख्याल था कि ये सिर्फ एक टेम्पररी ट्रेंड है जो कुछ वक्त बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन जांग यीमिंग को फिर से कुछ और नजर आ रहा था। उसका ख्याल था कि नई जो जनरेशन है वो लंबी पोस्ट या ब्लॉग के जरिए कम्युनिकेशन नहीं करेंगी, बल्कि छोटी विजुअल स्टोरीज के जरिए ऐसी वीडियोस जो कुछ सेकंड्स में देखी जा सकें बट घंटों तक याद रहें।
इसी सोच के साथ बाइट डांस ने एक न्यू ऐप बनाना शुरू की। हैरानी की बात यह थी कि टीम बहुत छोटी थी, ना कोई ग्रैंड लॉन्च, बस कुछ इंजीनियर्स जो सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। अगर वीडियो डिस्कवर करना भी न्यूज डिस्कवर करना एडिक्टिव हो जाए, तो इसी सवाल का जवाब था डोइन, एक ऐप जो सिर्फ चाइना के लिए लॉन्च की गई, जो ट्रेडिशनल सोशल मीडिया के बरक्स थी। डोइन यूज करने के लिए फ्रेंड्स बनाना जरूरी नहीं था। जैसे ही आप ऐप खोलते, एल्गोरिथम अपना काम शुरू कर देता। वो देखता आप किन वीडियोस पे रुकते हैं और कितनी देर रुकते हैं, और किन वीडियोस को फौरन स्वाइप कर देते हैं, और किन वीडियोस पे आप दोबारा आते हैं। हर स्वाइप के साथ वो आपके बारे में कुछ नया सीखता। एक्सपीरियंस इतना पर्सनल हो गया कि एक ही सोफे पे बैठे दो दोस्त एक ही ऐप खोलते, उनको दो डिफरेंट दुनिया नजर आती। की फीड में ट्रैवल वीडियोस और दूसरे की फीड में कुकिंग ट्यूटोरियल, किसी के सामने फुटबॉल हाइलाइट्स और किसी के सामने कॉमेडी स्केचेस। ऐसा लगना शुरू हुआ कि आप इंटरनेट को ब्राउज नहीं कर रहे, बल्कि इंटरनेट आपको समझने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत में ग्रोथ ठीक ठाक थी, फिर कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हुआ। लोग सिर्फ वीडियोस देख नहीं रहे थे, बल्कि वो वक्त के एहसास को खोना शुरू हो गए थे। एक वीडियो के बाद फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और देखते ही देखते कुछ मिनट घंटों में बदल जाते। अब यूजर्स को खुद पता ही नहीं चलता बिना एहसास के कि लोग एंटरटेनमेंट के एक नए प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन चुके थे। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि अक्सर सक्सेसफुल सोशल मीडिया ऐप इसलिए ग्रो करती थी कि लोग अपने दोस्तों को इनवाइट करते थे। तो इनकी ग्रोथ की वजह कुछ और थी। यहाँ लोगों को वापस लाने का काम उनके दोस्त नहीं कर रहे थे, बल्कि कंटेंट कर रहा था। और ये एक फर्क बहुत जल्द पूरे ग्लोबल इंटरनेट को हमेशा के लिए बदलने वाला था। चाइना में मिलने वाली सक्सेस ने एक चीज साबित कर दी थी, आइडिया काम करता था, लेकिन अब असली चैलेंज उससे भी बड़ा था। क्या ये मॉडल पूरी दुनिया में भी काम करेगा? इसी दौरान नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में एक ऐप बहुत तेजी से वायरल हो रही थी। उसका नाम था म्यूजिकल ly। मिलियंस ऑफ टीनेजर्स इस ऐप पर डांस वीडियोस, लिप सिंक वीडियोस और क्रिएटिव शॉर्ट कंटेंट बना रहे थे। बाइट डांस के पास दो रास्ते थे, या तो वो जीरो से अपनी इंटरनेशनल ऐप बनाता, या तो एक शॉर्टकट लेता। उसने दूसरा रास्ता लिया। 2017 में बाइट डांस ने म्यूजिकल ly को एक्वायर कर लिया। तो ये कंज्यूमर टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री की सबसे स्मार्ट एक्विजिशन में से एक मानी जाती है। एक ही डील ने बाइट डांस को वो ऑडियंस दे दी जिसे बनाने में इंटरनेशनल कंपनीज को सालों लग जाते हैं। लेकिन यूजर्स को खरीदना ही काफी नहीं था, उन्हें रोक के रखना असल चैलेंज था। खुशकिस्मती से बाइट डांस के पास एक ऐसी चीज थी जो उसके कंपेटिटर्स के पास नहीं थी, उसका रिकमेंडेशन इंजन। टिकटॉक ने फॉलोअर्स या सेलिब्रिटी स्टेटस को इंपॉर्टेंस देने के बजाय एल्गोरिथम को डिसाइड करने दिया कि कौन सी वीडियो किस इंसान तक पहुंचनी चाहिए। इसका यह मतलब था कि एक बेडरूम में बैठा हुआ एक अननोन टीनेजर, उसके पास इतना ही चांस था वायरल होने का जितना एक फेमस इन्फ्लुएंसर के पास था। और यहाँ से सब कुछ बदल गया। ऐसे गाना जिन्हें कोई भी नहीं जानता था, अचानक दुनिया भर के म्यूजिक चार्ट्स पर टॉप करने लगे। अननोन क्रिएटर्स एक ही वीडियो की वजह से सेलिब्रिटीज बन गए। छोटे बिजनेस ऐसे कस्टमर्स तक पहुंच गए जिन तक ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग के जरिए इतना बहुत मुश्किल था। फैशन ट्रेंड्स कुछ ही हफ्तों में पैदा होते और उतनी ही तेजी से गायब हो जाते। पहली बार चाइना की कंज्यूमर ऐप ग्लोबल मार्केट में कम्पीट नहीं कर रही थी, बल्कि ग्लोबल कल्चर को शेप दे रही थी। अब सिलिकॉन वैली भी इसे इग्नोर नहीं कर सकता था। जो कंपनी सालों से सोशल मीडिया पर राज कर रही थी, वो टिकटॉक के फॉर्मूले को कॉपी करने की रेस में लग चुकी थी। इंस्टाग्राम ने रील्स लॉन्च की और यूट्यूब ने शॉर्ट्स इंट्रोड्यूस किए, और धीरे धीरे लगभग सारे बड़े प्लेटफॉर्म ने अपनी स्ट्रेटजी शॉर्ट फॉर्म वीडियोस में दोबारा डिजाइन कर ली। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका था, बाइट डांस ने सिर्फ एक सक्सेसफुल ऐप नहीं बनाई थी, उसने पूरी इंडस्ट्री को मजबूर कर दिया था कि वो कंटेंट कंज्यूम करने का तरीका दोबारा सोचे। लेकिन दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल ऐप में शामिल होने का एक नतीजा भी था। जितनी तेजी से टिकटॉक बड़ा होता गया, उतनी ही तेजी से लोग पूछने लगे, आखिर इसके पीछे असल में है कौन? जब दुनिया ने सवाल उठाना शुरू किए, कई सालों तक बाइट डांस को सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लोग उसके प्रोडक्ट यूज करें। अब मसला बिल्कुल उल्टा हो चुका था। अब दुनिया उस पर नजर रखी हुई थी। जितना टिकटॉक का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, उतने ही सवाल उठते गए। यूजर्स का डेटा किसके पास जा रहा है और इस डेटा को हैंडल कैसे किया जा रहा है? ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री तक महदूद नहीं रहे, ये पार्लियामेंट तक पहुंच गए, कोर्ट्स तक, गवर्नमेंट ऑफिसेस तक। कई कंट्रीज ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। कुछ ने गवर्नमेंट डिवाइसेस पर टिकटॉक पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, और कुछ ने नेशन वाइड बैन तक डिस्कस करना शुरू कर दिया। बाइट डांस के लिए सिर्फ एक ये पीआर चैलेंज नहीं था, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में एक बन चुका था। लेकिन फिर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। महीनों तक हेडलाइंस आती रही, पॉलिटिकल डिबेट्स होती रहीं, कोर्ट केसेस चलते रहे, कांग्रेशनल हियरिंग होती रही।
लेकिन लोगों ने टिकटॉक खोलना बंद नहीं किया, ना इसलिए कि उन्हें कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की फिक्र थी, ना इसलिए कि वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फॉलो करते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि टिकटॉक खामोशी से लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। लोग उस पर रेसिपी सीखते थे, नई स्किल्स सीखते थे, ब्रेकिंग न्यूज देखते थे, लंच ब्रेक में एंटरटेनमेंट लेते थे, अपना बिजनेस ग्रो करते थे और कहीं लोगों ने तो अपना करियर वहीं से शुरू किया। मिलियन क्रिएटर्स के लिए टिकटॉक सिर्फ एक ऐप नहीं रहा, बल्कि वो उनके लिए ऑडियंस बन चुका था, कई लोगों के लिए उनका रोजगार। यही एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई गवर्नमेंट्स के लिए, लेकिन यूजर्स के लिए ये वो ऐप थी जो वो हर सुबह उठते ही सबसे पहले खोल के देखते थे। और शायद इसी वजह से आज भी टिकटॉक का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना इतना मुश्किल है। लेकिन जब पॉलिटिशियन टिकटॉक के मुस्तकबिल पर बहस कर रहे थे तो बाइट डांस अपने अगले चैप्टर की तैयारी शुरू कर चुका था। अगली जंग सोशल मीडिया की नहीं है, टेक्नोलॉजी कभी रुकती नहीं है। जब पूरी दुनिया शॉर्ट फॉर्म वीडियो की बात कर रही थी तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी डायरेक्शन में मूव कर चुकी थी। इस बार डिस्कशन सोशल मीडिया का नहीं था, बात हो रही थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। दुनिया भर की टेक्नोलॉजी कंपनीज अचानक एक नई रेस का हिस्सा बन गईं। ओपन एआई, गूगल, टेंसेंट, माइक्रोसॉफ्ट और अब बाइटडांस। हर बड़ी कंपनी एआई में बिलियंस इन्वेस्ट कर रही है, सिर्फ चैटबॉट्स बनाने के लिए नहीं, बल्कि डिजिटल प्रोडक्ट्स की अगली जनरेशन तैयार करने के लिए। बाइटडांस के लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। रिकमेंडेशन एल्गोरिदम असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक प्रैक्टिकल इस्तेमाल था। सालों से कंपनी बिलियंस इंटरेक्शन को एनालाइज कर रही थी और लोगों की प्रेफरेंस को समझ रही थी और ये सीख रही थी लोग कंटेंट कंज्यूम कैसे करते हैं। और इसी एक्सपीरियंस ने बाइटडांस को एक यूनिक एडवांटेज दिया, क्योंकि एआई की अगली वेव से सवालों के जवाब नहीं देगी, वो रेकमेंड करेगी कि आपने क्या क्रिएट करना है, वीडियो कैसे एडिट करनी है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में किस तरह ट्रांसलेट करें, म्यूजिक किस तरह जनरेट करें और कंटेंट का डिज़ाइन किस तरह का हो। धीरे धीरे एआई हमारे डिजिटल एक्सपीरियंस का हिस्सा बनती चली जाएगी। अब सवाल ये नहीं रहा कि सबसे बड़ी सोशल नेटवर्क किसके पास है। असल सवाल ये है कि कौन सी कंपनी लोगों को इतनी गहराई से समझती है कि वो इंटेलिजेंट प्रोडक्ट की अगली जनरेशन बना सके। और इस रेस की शुरुआत अभी हुई है और बाइटडांस का इरादा साफ है, वो इस रेस में पीछे रहने नहीं बल्कि लीड करने आई है। तो चलिए वापस चलते हैं उसी सवाल की तरफ जहां से हमने इस कहानी का सफर शुरू किया था। क्या बाइटडांस ने वाकई टेंसेंट को चैलेंज किया? बिल्कुल, लेकिन टेंसेंट की नकल करके नहीं, बल्कि पूरी गेम्स के रूल्स बदलकर। टेंसेंट ने कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप के गिर्द दुनिया के सबसे पावरफुल डिजिटल इकोसिस्टम में से एक खड़ा किया, जबकि बाइटडांस ने अपना इकोसिस्टम डिस्कवरी के कॉन्सेप्ट पे तैयार किया। उसने पूछा ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखती है, और उसकी एक सोच ने बिलियन लोगों का इंटरनेट यूज करने का तरीका हमेशा के लिए ही बदल दिया। आज लगभग हर बड़ी प्लेटफॉर्म आपके सर्च करने से पहले ही आपको कंटेंट रेकमेंड करती है। हर सोशल मीडिया कंपनी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को प्रायोरिटी देती है और लगभग हर टेक्नोलॉजी जायंट एआई पावर्ड रिकमेंडेशन पर $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। चाहे वो इस बात को तस्लीम करें ना करें, बट आज पूरी इंडस्ट्री इसी रास्ते पर चल रही है, जिसे पॉपुलर बनाने में बाइटडांस का बहुत बड़ा किरदार है। और शायद ये जांग इमिंग की सबसे बड़ी कामयाबी है। उसने एक सक्सेसफुल ऐप नहीं बनाई, उसने इंटरनेट की सोच ही बदल दी है। सिर्फ इसलिए उसने एक सिंपल आइडिया पर यकीन किया। एक दिन इंफॉर्मेशन लोगों का इंतजार नहीं करेगी, लोगों को उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, बल्कि इंफॉर्मेशन उन तक खुद पहुंच जाएगी। और इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी एक आम से पेपर नैपकिन पे बनाए हुए एक छोटे से स्केच से। अगर आपको चाइना की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की सक्सेस स्टोरी के पीछे की असली कहानियां देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट से मुझे बताएं आपके ख्याल में एआई के इस नए दौर में अगले 10 साल किस कंपनी के नाम पे होंगे? बाइटडांस, टेंसेंट, ओपन एआई या फिर कोई और कंपनी जो दुनिया को खामोशी से सरप्राइज करने के लिए तैयार हो रही है। मैं हूं ज़िया अब्बासी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे प्रीमियर।